हाँ भाई दोस्तों, गुड इवनिंग। सबको राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको स्वागत है सबका। और हम अब जो है इस टॉपिक के अंतर्गत आज जिस क्लास के बारे में हम चर्चाएं करेंगे, तो शिक्षण विद्या अपन ने बहुत पढ़ा है, रीति विज्ञान जो है अपन ने पहले भी बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन अब जितनी भी क्लासें आपके ये चल रही है इसके अंदर मैं आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना दे रखा है उतना पढ़ूंगा कि आपका जो सिलेबस है उसमें मूल्यांकन कितना दे रखा है, हमें केवल उसके बारे में पढ़ना है। तो इस चीज के ऊपर जैसे इस बार सहायक सामग्री कितनी दे रखी है, उपचारात्मक शिक्षण कितना है, विधियों का भार कितना है, वो पढ़ेंगे। पहले हमने डिटेल से पढ़ा था क्योंकि प्री में बहुत डिटेल थी शिक्षण विधियों की। अब रीति विज्ञान को समेट दिया गया है, रीति विज्ञान को इतना लंबा नहीं रखा है, छोटा कर दिया है। तो हम लोग भी नए अकॉर्डिंग के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके और बेस्ट हो सके। दोस्तों फिलहाल अपन जो पढ़ रहे हैं वो कॉमन टॉपिक पढ़ रहे हैं, रीट लेवल 1 के भी है, रीट लेवल 2 एसएसटी, चाहे हिंदी चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट दो, सबके ये टॉपिक आएगा। रीट लेवल कॉमन पार्ट जिससे होते हैं है ना, जो म्यूचुअल जो है दोनों के अंदर, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 पहले उनको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में आपके जो बचा हुआ भाग होगा उसको अपन अलग अलग करवा लेंगे ताकि मुझे भी मेहनत कम करनी पड़े इस चीज के लिए। तो दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक रहेगा जिसके बारे में अपन चर्चाएं करेंगे दोस्तों, वो टॉपिक आज अपना रहने वाला है दोस्तों मूल्यांकन। मूल्यांकन के बारे में आज अपन चर्चाएं करने वाले हैं कि मूल्यांकन क्या होता है और मूल्यांकन में आपके कौन कौन सी चीज जो है आज इस वाले सिलेबस में दे रखी है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं दोस्तों तो याद रखिएगा, इस बार जिसके भी चाहे वो आपके रीट लेवल 1 वाले बच्चे हो या फिर आपके रीट लेवल 2 वाले बच्चे हो, इन दोनों के अंतर्गत जो आपके इस बार मूल्यांकन दे रखा है वो दे रखी है मूल्यांकन की विधियां। केवल एक ही टॉपिक को जोड़ रखा है और एक ही टॉपिक के ऊपर जोड़ दे रखा है। वो क्या दे रखा है दोस्तों? मूल्यांकन। जैसे हिंदी में पढ़ोगे तो हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की विधियां, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की विधियां, सामाजिक शिक्षण में मूल्यांकन की विधियां, यानी कि सबसे ज्यादा जो जोड़ दे रखा है केवल विधियों के ऊपर दे रखा है। तो हम भी जो चर्चाएं करेंगे वो सबसे ज्यादा किसकी करेंगे? विधियों की करेंगे, क्योंकि दे वही रखा है। मैं इस बार इस चीज को लेकर के बहुत गंभीर हूं कि बालकों को केवल और केवल वही पढ़ाया जाए जो उनके सिलेबस में दे रखा है, क्योंकि सिलेबस इस बार बड़ा बहुत है तो बच्चा अतिरिक्त पढ़ना नहीं चाह रहा है, कम से कम कंटेंट में जो फैक्ट टू फैक्ट हो उसके ऊपर चलना चाह रहा है। तो आज मैं आपको मूल्यांकन की विधियों के बारे में और मूल्यांकन की जो सामान्य विशेषताएं होती है उनके बारे में मैं लगभग सारी चीजें आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों अपन चलते हैं, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं कि सबसे पहले अपन हल्की सी बात कर लेते हैं। देखो मूल्यांकन पढ़ रहे हैं तो पहले बार तो मूल्यांकन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आधार सीमा तो पहला पता होना चाहिए। मूल्यांकन के बारे में आप लोगों को 2 फैक्ट सबसे ज्यादा याद रखने हैं दोस्तों। मूल्यांकन के बारे में आपको 2 चीजें याद रखनी है दोस्तों। क्या याद रखनी है? देखो पहली चीज तो ध्यान रखना है कि इस मूल्यांकन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। सबसे पहले चीज आपको क्या याद रखनी है? सबसे पहले मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, सबसे पहले चीज आपको याद रखनी है। मूल्यांकन शब्द का प्रयोग, सबसे पहले मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किसने किया। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? वो ये याद रखनी है कि सबसे पहले मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट किसने किया, कि मूल्यांकन की अवधारणा को सबसे पहले समझाने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि शिक्षण में मूल्यांकन को लाने का श्रेय या शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता, शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता को निर्देशित किसने किया है या उपयोगिता किसने बताई है। ये 3 चीजें आपको यहां पे डाटा के रूप में याद रखनी है। भाई कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? पहली चीज क्या याद रखोगे आप? मूल्यांकन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। दूसरा क्या याद रखोगे दोस्तों? मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट सबसे पहले किसने किया था। फिर आपको ध्यान रखना है शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता को किसने दर्शाया। 3 चीजें आपको यहां पे याद रखनी है। अब देखिए मैं बात करूं कि सबसे पहले मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो यहां पे याद रखिएगा सबसे पहले मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किया था राइज। किसने किया था दोस्तों? राइज महोदय ने सबसे पहले मूल्यांकन शब्द का क्या किया था दोस्तों? प्रयोग। यानी कि लेकर सब जगह पे अलग अलग चीजें दोस्तों आपको ध्यान रखना है। जैसे अपन बहुत सारी चीजों को अपन पढ़ते हैं, जैसे कि व्यवहारवाद जो है वो जेबी वॉटसन लेकर के आया, लेकिन व्यवहार शब्द का प्रयोग विलियम मैकडूगल ने किया था। ये कुछ चीजें होती है
कि जो लेकर के कोई आता है उस चीज को, जैसे इकाई मॉरिसन लेकर के आया था, इकाई शब्द का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट ने किया था, ठीक उसी प्रकार से मूल्यांकन का भी जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किसने किया था दोस्तों? राइज महोदय ने किया था। आपको पूछ ले कि मूल्यांकन की अवधारणा को सबसे पहले स्पष्ट किसने किया था? मूल्यांकन की अवधारणा को सबसे पहले स्पष्ट करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है स्क्रीवेन। क्या नाम है आपके? स्क्रीवेन। मूल्यांकन की अवधारणा को सबसे पहले स्पष्ट करने वाले मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है? ये तो क्या बताओगे दोस्तों? स्क्रीवेन। आपको ये पूछ लिया जाए कि शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता को किसने दर्शाया था, तो वो दर्शाने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, उसका नाम होगा ब्लूम। भाई क्या नाम होगा? ब्लूम। ऐसा आप ध्यान में रखिएगा, मैं आपको कह रहा हूं कि आप कुछ भी नहीं भूलोगे मूल्यांकन में, ये लिख करके ले लो मुझसे, आप कुछ भी नहीं भूल पाओगे, मैं ऐसा आपको पढ़ा दूंगा। तो मूल्यांकन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था दोस्तों? क्या याद रखोगे? राइज महोदय। मूल्यांकन की अवधारणा को सबसे पहले स्पष्ट किसने किया था? स्क्रीवेन। शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता को किसने समझाया था? तो क्या याद रखोगे? ब्लूम ने समझाया था। ब्लूम ने क्या किया था? आपको इस चीज के बारे में आपको पता होगा कि ब्लूम ने सबसे पहले मूल्यांकन को स्पष्ट किया था कि मूल्यांकन कितना उपयोगी है। शिक्षण के अंदर उद्देश्य और मूल्यांकन दोनों की उपयोगिता को समझाने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम भी क्या है? ब्लूम। ब्लूम ने एक टैक्सोनॉमी दी थी उद्देश्य को समझाने के लिए। उन उद्देश्यों को पूरा करने के बाद कैसे पता लगाया जाए कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई है, इसके लिए उन्होंने मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट किया था। मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए दोस्तों ब्लूम ने एक आकृति का प्रयोग किया था। हैंग हो गया, 2 मिनट रुकिएगा, ये भी साथ देने में थोड़ा सा घबरा रहा है। तो मूल्यांकन को लेकर के आपको ये चीजें थोड़ी सी क्या होनी चाहिए? क्योंकि चीजें देखिएगा, आप अतिरिक्त जितना पढ़ोगे उतना रह जाओगे। मैं आपको हमेशा सटीक चीज पढ़ाने के ऊपर भरोसा करता हूं कि कितना बेहतरीन और कितना कम समय में सही पढ़ सकते हो। बिल्कुल थ्योरी पढ़ा रहा हूं, थ्योरी के बाद अपन एमसीक्यू करना स्टार्ट कर देंगे। एक बार आप टॉपिकों को समझ लो, फिर एमसीक्यू में मजा आएगा। यानी कि पहले कुछ पता नहीं और सीधा अपन एमसीक्यू करने जाएंगे तो थोड़ा सा वो रहता है, थोड़ा सा। वैसे आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन थोड़ा सा जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? इसमें आनंद आएगा। भाई क्या हो गया? चलना भाई, चल जा लल्ला, चल गया है। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों? एक आकृति का प्रयोग किया था। उस आकृति का क्या नाम था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, उस आकृति का नाम था आपके त्रिभुज। भाई कौन सी आकृति का प्रयोग किया था इन्होंने? त्रिभुज। समझाने के लिए देखिएगा कैसे इन्होंने आकृति का प्रयोग किया था, एक त्रिभुज के रूप में। भाई किसके रूप में किया था? एक त्रिभुज के रूप में उसका क्या किया था दोस्तों? प्रयोग किया था। यह कहते हैं कि इन्होंने क्या किया था? त्रिभुज का जो सबसे ऊपर वाला भाग है यहां पे तो इन्होंने लिखा था उद्देश्य। भाई क्या लिखा था? उद्देश्य। कि शिक्षण कराने में सबसे पहले उद्देश्य का निर्माण किया जाता है कि शिक्षण कराया क्यों जा रहा है, शिक्षण कराने के पीछे क्या हमारा टारगेट है, और यह शिक्षण कराने के बाद बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, इसको हम कहते हैं उद्देश्य। यानी कि बालक पढ़ाने के बाद बालक का क्या विकास होगा, बालक में क्या परिवर्तन होगा, इस चीज को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उद्देश्य कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने सबसे पहले किसका निर्माण किया था? उद्देश्य। उद्देश्य से इधर वाले भाग पे इन्होंने नाम लिखा था दोस्तों अधिगम अनुभव। क्या नाम लिखा था दोस्तों? अधिगम अनुभव। क्या नाम लिखा था दोस्तों? अधिगम अनुभव। कि जब आप उद्देश्य का निर्माण कर लेते हो कि मुझे बच्चों के व्यवहार में यह परिवर्तन लाना है, उसके बाद आप बालकों को पढ़ाना शुरू करते हो, शिक्षण की प्रक्रिया शुरू होती है जिसे कहते हैं अधिगम अनुभव। जैसे अभी आप ले रहे हो, यह अधिगम अनुभव है। पढ़ाने से पहले जो मैंने तैयार किया था वो मेरा उद्देश्य है। अभी आपके पास में अधिगम अनुभव पहुंच रहा है, लेकिन इससे पढ़ाने से पहले जो मैंने तैयार किया था वो सब क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। तो उद्देश्य के बाद में जो आता है दोस्तों वो क्या आ जाएगा? आपका अधिगम अनुभव। क्या चीज आ जाएगी दोस्तों? अधिगम अनुभव। फिर इसके बाद में यदि मैं बात करूं दोस्तों, इस वाले भाग पे इन्होंने लिखा था मूल्यांकन। भाई क्या लिखा था आपके? मूल्यांकन। इस वाले भाग पे क्या लिखा था? मूल्यांकन। अब ये ब्लूम क्या कहता है कि पहले आपने उद्देश्य बना लिए, फिर उस उद्देश्य के आधार पर बालकों को अधिगम अनुभव दे दिए। अब आपके उद्देश्य कितने प्रभावी रहे हैं इसका पता किससे चलेगा? मूल्यांकन से। भैया बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते थे,
बच्चों के व्यवहार में कितना परिवर्तन आ गया है इसका पता किससे चलेगा? मूल्यांकन से चलेगा। दूसरा है अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव का मतलब क्या हो गया? आप बालकों को पढ़ाते समय कई चीजों का प्रयोग करोगे, जैसे सहायक सामग्री का प्रयोग करोगे, जैसे शिक्षण विधियों का प्रयोग करोगे, जैसे आप एक वातावरण का निर्माण करोगे। अब ये चीजें सारी किसके अंदर आती हैं? आपके अधिगम अनुभव के अंदर पढ़ाते वक्त आती है। तो आपकी शिक्षण विधियां कितनी प्रभावी रही, आपकी सहायक सामग्री कितनी प्रभावी रही, आपका जो शिक्षण का जो वातावरण आपने क्रिएट किया था वो कितना प्रभावी रहा, इस सब का पता भी किससे चलेगा? मूल्यांकन से। क्योंकि जब बालक परीक्षा देगा, मूल्यांकन देगा, तो मूल्यांकन के बाद उसको पता चलेगा कि हमें मूल्यांकन देना, अंक जो आएंगे उसके आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि बालक कितना सीखा है। 60% आएंगे तो 60 नंबर आते हैं 100 में से, तो 60% सीखा है, 100 में से 80 आते तो 80% सीखा है। ये हमें कौन बताता है? आपका मूल्यांकन। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको एक बार ये चारों चीजें समझ में आ गई होगी। आपको स्क्रीनशॉट ये लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, टेलीग्राम के ऊपर आपको ये पीपीटी मिलेगी। मैं पीपीटी से तो मैं पढ़ाता नहीं है ना, पीपीटी से आपने देखा होगा, बहुत रेयर चांस में मैं कभी पीपीटी से पढ़ाता हूं। थ्योरी क्लास में कभी पीपीटी का प्रयोग नहीं करता हूं, हमेशा मार्कर से पढ़ाता हूं। इसके पीछे एक कारण होता है कि बच्चों की एक सकारात्मक भावना जुड़ती है कि जो टीचर हमें पढ़ा रहा है, जो शिक्षक हमें पढ़ा रहा है, वो पहले से इसके बारे में जानता है या पहले से इस चीज को वो समझता है। इसीलिए मैं कम से कम पीपीटी का प्रयोग करता हूं। एक टीचर की गुणवत्ता भी है कि वो बोर्ड का प्रयोग अधिक करे। दोस्तों यहां पे आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिएगा हम आगे चलना चाहेंगे थोड़ा सा। अब देखिए यहां पे मूल्यांकन कब लिया जाता है, दो चीजें आपके साथ हैं। क्या हम बालकों को पढ़ा रहे हैं उस वक्त मूल्यांकन लेंगे या पढ़ाने के बाद मूल्यांकन लेंगे? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि शिक्षण के अंतर्गत में, किसके अंतर्गत दोस्तों? यहां आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है? कि शिक्षण के अंतर्गत आपके मूल्यांकन दो तरीके से होते हैं। भाई कितने तरीके से होते हैं? दो तरीके से होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? दो तरीके से। एक तो होता है आपके पाठा अंतर्गत। भाई कौन सा होता? पाठा अंतर्गत। और एक होगा आपके पाठ के उपरांत, पाठा उपरांत, पाठा उपरांत, पाठा उपरांत मूल्यांकन। दो प्रकार के मूल्यांकन मैंने यहां पे आपके लिखे। कौन कौन से लिखे? एक तो होगा पाठा अंतर्गत मूल्यांकन। देखिएगा आप यहां पे ध्यान रखिएगा कि पाठा अंतर्गत या पाठांतरांत मूल्यांकन जो अंतर्गत मूल्यांकन होता है या पाठा उपरांत मूल्यांकन होता है। पाठा अंतर्गत का मतलब क्या हो रहा है कि अभी आप शिक्षण की प्रक्रिया चल रही है। जब शिक्षण की प्रक्रिया चल रही हो, शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला, शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान जो आप मूल्यांकन करोगे वो कौन सा कहलाएगा दोस्तों? आपके पाठांतर्गत। दौरान कैसे हो गया दोस्तों? प्रक्रिया के दौरान। जैसे आप बोध प्रश्न पूछते हो, सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा हो जाएगा? जैसे आप पाठ में पढ़ाते पढ़ाते बीच में क्या पूछते हो दोस्तों? बोध प्रश्न पूछते हो। आप बोध प्रश्न इसलिए पूछते हो कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यह अवबोध की जांच करने के लिए आप बीच बीच में प्रश्न कर लेते हो। यह क्या है? यह पाठा अंतर्गत मूल्यांकन है। पाठा उपरांत मूल्यांकन क्या होगा दोस्तों? पाठा उपरांत मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि शिक्षण प्रक्रिया के बाद लिए जाने वाला मूल्यांकन। जब शिक्षण की प्रक्रिया पूरी, हालांकि शिक्षण की प्रक्रिया में मूल्यांकन आता है, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण का मतलब कक्षा शिक्षण लिख देता हूं मैं यहां पे, ना ध्यान रह जाएगा आपको सिंपल भाषा में। कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया के बाद जो आप मूल्यांकन लोगे, प्रक्रिया के बाद जो आप मूल्यांकन लोगे वो कौन सा कहलाएगा दोस्तों? आपके पाठा उपरांत मूल्यांकन कहलाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पाठा उपरांत मूल्यांकन क्या कह सकते हैं दोस्तों? इसके अंदर ऐसे प्रश्न आते हैं। कौन कौन से आते हैं? जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे लघुतरात्मक प्रश्न, है ना, जैसे निबंधात्मक प्रश्न। ये प्रश्न जो होते हैं वो कुछ में आते हैं आपके पाठा उपरांत मूल्यांकन। तो मूल्यांकन हम दोनों रूप में लेते हैं। जब हम बालकों को पढ़ा रहे होते हैं तब भी हम मूल्यांकन लेते हैं, और जब हमने पढ़ाना पूरा कर दिया होता है तब भी हम मूल्यांकन लेते हैं। पढ़ाते वक्त तो मूल्यांकन इसलिए लेते हैं कि बालकों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उपरांत जो मूल्यांकन लेते हैं, बच्चों को समझ में आ गया है या नहीं, आ रहा है और आ गया है। आ रहा है इसके लिए पाठांतर्गत मूल्यांकन, आ गया है इसके लिए पाठा उपरांत मूल्यांकन। तो आपको ध्यान रखना है कि शिक्षण प्रक्रिया में हम मूल्यांकन दोनों रूप में लेते हैं। पाठा अंतर्गत भी होता है अपना, और कौन सा होता है दोस्तों? पाठ उपरांत भी। ये एक बेसिक चीज आपको मूल्यांकन के बारे में याद रखनी है। इसके अलावा मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं कि मूल्यांकन के चर क्या होते हैं, मूल्यांकन के स्तर क्या होते हैं,
है ना, मूल्यांकन के प्रतिमान क्या होते हैं, ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, तो इनसे आपको उलझने की जरूरत नहीं है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं मूल्यांकन के विधियों की। भाई किसकी बात करते हैं दोस्तों, मूल्यांकन की विधियां। कौन कौन सी मूल्यांकन की विधियां होती है। अब आप कोई से भी लेवल में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मूल्यांकन की विधियां जो होगी लगभग सभी लेवल के एक जैसी होगी। मूल्यांकन की विधियों में कोई नहीं। देखिए मूल्यांकन की विधि हम दो रूप में देखते हैं। एक तो होती है आपके परिमाणात्मक। भाई कौन सी होती है दोस्तों, एक जो होती है उसका नाम है आपके परिमाणात्मक, या इस परिमाणात्मक को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, मात्रात्मक। भाई कौन सी कह सकते हैं अपन, मात्रात्मक। एक जो होती है दोस्तों उसका नाम है आपके गुणात्मक। मूल्यांकन की विधियों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक भाग जो होता है वो कौन सा कहलाएगा, आपके मात्रात्मक, और दूसरा भाग जो होगा वो कौन सा कहलाएगा, गुणात्मक। दो भागों की विधियां होती है। मात्रात्मक विधियां किसे कहते हैं, जिसमें संख्या की वैल्यू ज्यादा हो, जिसमें अंक आए जाए, है ना। जिसके गुणात्मक में क्या होता है, जिसकी पहचान की जाए लेकिन एक प्रॉपर संख्या नहीं बताई जाए। जैसे किसी अभिरुचि का आपको पता लगाना कि इस बच्चे में कौन सी अभिरुचि है, तो अभिरुचि का पता लगाने के लिए हम गुणात्मक विधियों का प्रयोग करते हैं। अब गुणात्मक विधियों का हम प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें अंक थोड़ी देंगे कि इस बच्चे की अभिरुचि 70% है, 65 है, 62 है, नहीं दे सकते। लेकिन जब अपन परीक्षाएं लेते हैं, कॉपियां जांचते हैं, तब नंबर देते हैं कि ये 60 नंबर है, ये 30 अंक है, ये परिमाण है। तो जहां पे संख्याएं आ जाए, रिजल्ट जो है संख्या में आए वो मात्रात्मक, और जहां पे परिणाम जो है वो गुणों में आए वो कौन सा कहलाएगा, आपके गुणात्मक। अब बात करते हैं कि परिमाणात्मक विधियां कौन सी होती है और गुणात्मक विधियां कौन सी होती है, तो इसके ऊपर अपन हल्की सी चर्चा करना चाहेंगे। तो दोस्तों यहां पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि परिमाणात्मक विधियां जो होती है दोस्तों, उनको अपन तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में। देखिएगा कैसे परिमाणात्मक विधियों को मैं यहां पे तीन भागों में बांटता हूं। एक जो होती है उस विधि का नाम है आपके मौखिक परीक्षा। भाई कौन सी परीक्षा होगी दोस्तों, एक जो होगी आपके परिमाणात्मक में उसका नाम है मौखिक परीक्षा। एक जो होती है दोस्तों उसका नाम है आपके लिखित परीक्षा, और एक जो होती है दोस्तों उसका क्या नाम है, आपके प्रायोगिक परीक्षा। जहां से आप बालकों को नंबर प्रदान करते हो वो जो होगी वो परिमाणात्मक विधियां होगी। तो परिमाणात्मक विधियां या मात्रात्मक विधियों की बात करूं तो मात्रात्मक विधियां केवल तीन मानी गई है। कौन कौन सी, मौखिक, लिखित और कौन सी हो जाएगी, आपके प्रायोगिक परीक्षा। क्लियर, यहां तक तीन प्रकार की होती है। अब यहां पे अपन बात करते हैं दोस्तों की लिखित परीक्षा को अपन क्या करते हैं दोस्तों, फिर से दो भागों में बांट देते हैं, क्योंकि मौखिक परीक्षा का एक ही भाग होगा। लिखित परीक्षा को अपन दो भागों में बांट देते हैं। कौन कौन सी होती है, एक होती है दोस्तों आपके जिसका नाम है बंद अंत वाली परीक्षा। भाई कौन सी परीक्षा होगी, समझा दूंगा मैं सारा का सारा, देखिएगा। एक आती है आपके बंद अंत और एक आते हैं आपके मुक्त अंत। दो प्रकार की जो है आपके लिखित परीक्षा होती है। बंद अंत का मतलब क्या हो गया, बंद अंत के अंदर ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें आपको केवल उत्तर की पहचान करनी होती है। आप खुल करके किसी भी प्रकार का कोई भी विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकते, यानी कि आप वहां पे केवल और केवल क्या कर सकते हो, उत्तर की, जैसे अब सद वाला आपने उत्तर पहचान करना, रिक्त स्थान की पूर्ति आप क्या करोगे, उनकी पहचान कर लोगे। तो यहां पे एक तो होता है उत्तर की पहचान करना और एक होता है उत्तर को लिखना। तो यहां पे बंद अंत के अंदर आप अभिव्यक्ति नहीं दे सकते हो, केवल एक उत्तर की पहचान कर सकते हो। जबकि मुक्त अंत के अंदर आप अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को खुल करके क्या कर सकते हो दोस्तों, अभिव्यक्त कर सकते हो। तो यहां पे आपको ध्यान जो रखना है दोस्तों वो क्या रखना है, बंद अंत यानी कि ऐसी परीक्षाएं जिसमें हम विचारों की अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। मुक्त अंत यानी कि ऐसी परीक्षाएं जिसमें हम विचारों की अभिव्यक्ति खुल करके दे सकते हैं। यह आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। बंद अंत के अंतर जैसे अपन सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, वस्तुनिष्ठ। भी कौन से लेते हैं अपन, वस्तुनिष्ठ। ये कौन सी परीक्षा कहलाएगी आपके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे वो कौन से कहलाएंगे आपके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी होंगे वो कौन से कहलाएंगे आपके, बंद अंत वाले कहलाएंगे। अब जैसे इसके अंदर, अच्छा आपको मैं और डिटेल से अगर बताना चाहूंगा तो यहां पे एक चीज और भी ध्यान रखना, जितने भी आपके बंद अंत को जैसे अपन वस्तुनिष्ठ कहते हैं,
है ना, वस्तुनिष्ठ और बंध अंत एक ही है। इसके अंदर और प्रश्नों को मैं दो प्रकार में बांट देता हूं। इनके प्रश्न वापस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके प्रत्यास्मरण पर आधारित और एक होते हैं आपके प्रत्याभिज्ञान पर आधारित। भाई किस पर आधारित होगा? आपके प्रत्याभिज्ञान पर आधारित। दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक प्रत्यास्मरण और एक जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपके प्रत्याभिज्ञान। क्लियर? प्रत्यास्मरण क्या चीज होती है और प्रत्याभिज्ञान क्या चीज होती है? स्मरण का मतलब जिसके लिए स्मरण करना पड़े, जिसमें सोचना पड़े, वो स्मरण। प्रत्याभिज्ञान जिसको देख करके आप पहचान लो, वो ज्ञान। जैसे देखिएगा, आपको कहा जाए कि हां या ना वाले प्रश्न, भाई कौन से प्रश्न? हां या ना वाले प्रश्न, सही या गलत वाले प्रश्न, सत्य या असत्य वाले प्रश्न। अब इन प्रश्नों में आपको क्या करना है? भाई इन प्रश्नों में हमें कुछ भी नहीं करना है। इन प्रश्नों में आपको हां की पहचान करनी है, ना पहचान करना, यह प्रत्याभिज्ञान है। इसको केवल आप, प्रत्याभिज्ञान का मतलब केवल पहचान करना, प्रत्यास्मरण मतलब सोचना। तो यहां पे आपको हां ना वाले प्रश्नों के अंदर, सत्य असत्य वाले प्रश्नों के अंतर्गत, या ऐसे कोई भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। बहुविकल्पी प्रश्न भी जो होते हैं उसके अंदर भी आपको क्या नहीं करना पड़ता है दोस्तों? सोचना नहीं पड़ता है। बहुविकल्पी प्रश्न भी आ सकते हैं, या इसके अंदर आपके मिलान चिन्ह वाले प्रश्न हैं वो भी आप डाल सकते हो, क्योंकि यहां पे आपको केवल पहचान करनी होती है, सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन प्रत्यास्मरण के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे आपको विचार करना पड़ेगा, यहां पे आपको सोचना पड़ेगा। जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति। भाई कौन सा प्रश्न आ जाए आपके? रिक्त स्थान की पूर्ति। कौन सा प्रश्न आ गया दोस्तों? रिक्त स्थान की पूर्ति। अब आपको यदि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो प्रत्यास्मरण करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा शब्द आएगा, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, क्या? अब आपको चिंतन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उत्तर सामने नहीं है। रिक्त स्थान की पूर्ति में उत्तर सामने नहीं है कि आप पहचान कर लोगे। प्रत्याभिज्ञान में तो पहचान कर लोगे, लेकिन प्रत्यास्मरण में भी एक प्रकार से आपको हल्का सा क्या करना, विचारों की अभिव्यक्ति तो इसमें भी नहीं देनी है आपको खुल के विचार, एक शब्द भरना है, लेकिन वो शब्द भरने के लिए आपको विचार करना पड़ेगा। उस शब्द को भरने के लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हल्का सा क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यास्मरण जो है दोस्तों वो ध्यान रखना, रिक्त स्थान की पूर्ति जो है वो इसके अंतर्गत आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बंद अंत वाले प्रश्नों को हम वापस से दो भागों में बांट देते हैं। एक प्रत्यास्मरण हो जाता है और एक कौन सा हो जाता है दोस्तों? आपके प्रत्याभिज्ञान हो जाता है। क्लियर यहां तक एक बार? अब देखिएगा, इस मुक्त अंत वाले की बात करूं मैं कि मुक्त अंत में क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना कि मुक्त अंत में आप विचारों की क्या दे सकते हो दोस्तों? अभिव्यक्ति दे सकते हो। मुक्त अंत में आप विचारों की क्या दे सकते हो? अभिव्यक्ति दे सकते हो। मुक्त अंत में तीन प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक होते हैं आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसकी शब्द सीमा हम मानते हैं 15 से 25। एक होता है आपके लघुतरात्मक प्रश्न, और इस लघुतरात्मक प्रश्न की जो हम शब्द सीमा मानते हैं वो मानते हैं 35 से 70, कुछ लोग 35 से 100 भी मानते हैं। एक होता है आपके निबंधात्मक प्रश्न, जिसकी शब्द सीमा हम मानते हैं 100 शब्दों से प्रारंभ। 100 शब्द से ये क्या हो जाएगा? आपके प्रारंभ, जिसकी अंतिम कोई सीमाएं नहीं होती है। 200 शब्द भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, अंतिम कुछ नहीं है। 100 से ये क्या हो जाएगा? आपके प्रारंभ हो जाएगा। तो बंद अंत वालों के दो भाग, प्रत्यास्मरण प्रत्याभिज्ञान। मुक्त अंत वाले के तीन, एक अति लघुतरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, और कितने हो जाएंगे आपके 100 शब्दों से। इसको हम क्या मानेंगे? प्रारंभ। क्लियर यहां तक आपको समझ में आ गई होगी? तो यहां पे ध्यान रखिएगा। अब यहां पे आपको मैं कहूं कि आप मौखिक परीक्षा के बारे में क्या याद रखोगे? मौखिक परीक्षा का मतलब ऐसी परीक्षाएं जिनमें आपको पेपर पेंसिल का कोई प्रयोग नहीं करना पड़े, उसको अपन कहेंगे। प्रायोगिक परीक्षाएं आपको पूछ ली जाए कि प्रायोगिक परीक्षाएं क्या होती है? प्रायोगिक परीक्षाएं वो परीक्षाएं होती हैं जो करके सीखने पर आधारित हो। करके सीखने का मतलब एक विशिष्ट वातावरण का निर्माण किया जाएगा, बालक उसी वातावरण में जाकर के अपनी विषय वस्तु को सीखेगा, अपने ज्ञान को ग्रहण करेगा, अपने ज्ञान को अस्थायी बनाएगा। एक लैब होगी जिसमें जाकर के व्यक्ति कार्य करेगा, यानी कि एक विशिष्ट परिस्थिति में मूल्यांकन किया जाता है। नॉर्मल परिस्थिति उनके लिए नहीं होती है। इनकी डिटेल्स अपन पढ़ेंगे। एक बेसिक चीज है जो मैंने आपको एक परिमाणात्मक विधियों की एक चार्ट के रूप में आपको बताया है कि इस चीज में आपको ये याद रखना है। आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में। देखिए, बहुत सटीक मूल्यांकन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, बहुत यूनिक। मान लीजिए थ्योरी क्लासेस हैं, लेकिन
एक एक चीज दिमाग में चली जानी चाहिए, कोई गलती की संभावनाएं यहां पे हमें नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई गलती की संभावनाएं नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। एक एक चीज मैं लिखा रहा हूं, साथ साथ में लिख लेना पूरी की पूरी, ताकि आप भूलो नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों गुणात्मक विधियां। कौन कौन सी विधियां होती हैं जिसे हम गुणात्मक विधियों के नाम से जानते हैं? गुणात्मक विधियां किसको कहा जाता है? देखिएगा, ऐसी विधियां जो गुणों का मापन करें, ऐसी विधियों को हम कौन सी विधियां कहेंगे? गुणात्मक विधियां कहेंगे। तो ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिसको अपन कौन सी श्रेणी के अंदर ले लेंगे दोस्तों? अपन गुणात्मक विधियों की श्रेणी में ले लेंगे। ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं, तो इसके बारे में यदि मैं चर्चा करना चाहूं दोस्तों कि कौन कौन सी विधियां हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी विधियों को अपन इंक्लूड करेंगे। इनके अंदर जो है अपन कौन कौन सी विधियों को इंक्लूड करेंगे, ये हल्का सा चार्ट जो है आपको इधर देखते हुए ध्यान लगाना है भाई। इधर मैं लिख रहा हूं, वापस बड़ा हो जाएगा आपके। गुणात्मक विधियां, देखिएगा, गुणात्मक विधियों में एक विधि आती है जिसका नाम है जांच सूची, या जिसको अपन कहते हैं चेकलिस्ट। भाई ये केवल एक बार नाम की सूची याद कीजिएगा, फिर मैं आपको प्रत्येक विधि के बारे में बताऊंगा। क्या आती है दोस्तों? जांच लिस्ट, जांच सूची या चेकलिस्ट। एक विधि जो आती है दोस्तों, उसका नाम है आपके रेटिंग स्केल या अभिवृत्ति मापनी, अभिक्रमित मापनी, रेटिंग स्केल। एक विधि आती है दोस्तों जिसका नाम है आपके कोटि विधि। भाई कौन सी विधि आती है दोस्तों? कोटि विधि। एक विधि इसके अंदर और आती है दोस्तों जिसको हम कहते हैं संचित अभिलेख। भाई क्या इस नाम से जानते हैं दोस्तों? संचित अभिलेख। एक विधि आपके इसके अंदर और आ जाएगी दोस्तों जिसका नाम है आपके पोर्टफोलियो रिकॉर्ड। क्या नाम आ जाएगी दोस्तों? पोर्टफोलियो रिकॉर्ड। यह भी मूल्यांकन की एक विधि के अंतर्गत मानी जाती है, पोर्टफोलियो रिकॉर्ड। एक आ जाएगा आपके आकस्मिक परीक्षण या आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख जिसको हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो जांच सूची, रेटिंग स्केल, कोटि विधि, संचित अभिलेख, पोर्टफोलियो रिकॉर्ड, और कौन सी आ जाएगी आपके? आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख। इसके अलावा एक विधि यहां पे आपको और देखने को मिलेगी दोस्तों, वो है आपके घटनावृत्त। भाई कौन सी विधि देखने को मिलेगी आपको? घटनावृत्त। एक विधि यहां पे आपको और देखने को मिलेगी दोस्तों घटनावृत्त के अलावा, वो है आत्म प्रतिवेदन। भाई कौन सी विधि देखने को मिलेगी? आत्म प्रतिवेदन। ये आपके मूल्यांकन की मैं गुणात्मक विधियों के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों। आत्म प्रतिवेदन के बाद यदि मैं बात करूं दोस्तों, एक विधि यहां पे आपको और देखने को मिलेगी जिसका नाम है आपके, ये होगी घटनावृत्त होगी, रेटिंग स्केल, कोटि होगी, संचित अभिलेख होगी, पोर्टफोलियो रिकॉर्ड होगी, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख हो गया, घटनावृत्त हो गया, आत्म प्रतिवेदन हो गया, और एक आएगी यहां पे आपके समाज मिति विधि। भाई कौन सी विधि आएगी आपके? समाज मिति विधि। एक आएगी आपके विधि और आएगी दोस्तों, एक विधि और आएगी आपके जिसको मैं कहूंगा, एक विधि आपके यहां पे और आएगी जिसका नाम है दोस्तों, एक विधि और आएगी दोस्तों जिसका नाम है आपके साक्षात्कार विधि। भाई कौन सी विधि आएगी? साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि। एक विधि अपन और पढ़ेंगे इसके अंदर जिसका नाम है आपके अवलोकन विधि। भाई क्या नाम है दोस्तों? अवलोकन विधि। एक विधि इसके अंदर अपन और पढ़ेंगे जिसका नाम है आपके प्रश्नावली विधि। भाई कौन सी विधि होगी आपके? प्रश्नावली विधि। एक विधि इसके अंदर मैं आपको और लिखा देता हूं जिसका नाम है आपके अभिवृत्ति मापनी। भाई कौन सी विधि आएगी आपके? अभिवृत्ति मापनी। अभिवृत्ति मापनी। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी विधियां जो है आपके गुणात्मक में लिखी जाएगी दोस्तों, तो ये आपको रिकॉर्ड जो है इसके संदर्भ में क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। एक और रहेगी आपके व्यक्ति इतिहास विधि। भाई कौन सी विधि आएगी आपके? व्यक्ति इतिहास विधि। ये भी किसके अंतर्गत मानी जाएगी? आपके गुणात्मक विधियों के अंदर जोड़ी जाएगी। एक और आएगी आपके क्रम निर्धारण मापनी। भाई कौन सी आएगी आपके? क्रम निर्धारण मापनी। क्रम निर्धारण मापनी। अब देखिएगा,
यहां पे आपको ये विधियों के नाम क्या रखने हैं दोस्तों, ये छोटे होने के बाद दिखेंगे नहीं तो बड़े रूप में आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी विधियां आपको याद रखनी है गुणात्मक के अंतर्गत। तो गुणात्मक के अंदर जांच सूची आएगी, आपकी रेटिंग स्केल आएगी, कोटि विधि आएगी, संचित अभिलेख आएगा, पोर्टफोलियो रिकॉर्ड आएगी, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख आएगा, घटनावृत्त आएगा, आत्म प्रतिवेदन आएगा, समाज मिति विधि आएगी, साक्षात्कार विधि आएगी, अवलोकन विधि आएगी, प्रश्नावली विधि आएगी, अभिवृत्ति मापनी आएगी, व्यक्ति इतिहास विधि आएगी, और कौन सी आएगी आपके क्रम निर्धारण मापनी विधि भी आपके इसके अंतर्गत आएगी। क्लियर। यहां एक अपन ने एक छोटा सा एक बेस तैयार किया है मूल्यांकन का, कि मूल्यांकन को अपन किस दृष्टि से देखेंगे या मूल्यांकन को हम किस नजरिए से जो यहां पे अपन देखेंगे, एक हल्का सा बेस तैयार किया था। इसके ऊपर एक बार अपन वापस शुरू पर चले जाते ताकि अपन को याद रहे। देखिए, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि मूल्यांकन क्या होता है, ये आप सब लोगों को पता है। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं कि मूल्यांकन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, हमने पढ़ा था राइज महोदय ने। मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट किसने किया था, हमने पढ़ा था स्क्रीवेन ने। शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता क्या है, ये किसने बताया, तो हमने पढ़ा था ब्लूम ने। फिर मैंने पढ़ा था आपको कि ब्लूम ने एक त्रिभुज की आकृति लेकर के अपनी मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट किया। इन्होंने बताया कि व्यक्ति सबसे पहले उद्देश्य का निर्माण करता है। उद्देश्य क्या है कि शिक्षण के बाद होने वाले व्यवहार परिवर्तन को पहले ही सुनिश्चित करना उद्देश्य कहलाता है। बात करते हैं अधिगम अनुभव। उद्देश्य निर्धारण के बाद हम कक्षा शिक्षण करवाते हैं जिसमें हम बालकों को अधिगम अनुभव देते हैं, जिसमें कई प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण विधियां, वातावरण, भौतिक व्यवस्था आदि का हम प्रयोग करते हैं। फिर अपन लेते हैं मूल्यांकन, और मूल्यांकन में हम इन दोनों चीजों की जांच कर लेते हैं कि हमने जो उद्देश्य का निर्धारण किया था वो कितना प्रभावी रहा है या कितने उद्देश्य की पूर्ति हुई है, इसकी भी जांच मूल्यांकन में हो जाती है। और हमारे अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे इसका पता भी हमें किससे लग जाएगा, मूल्यांकन में लग जाएगा। ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत मूल्यांकन दोनों रूप में होता है, पाठा अंतर्गत भी होता है और पाठ उपरांत भी होता है। जब आप पाठ पढ़ाते पढ़ाते ये समझते हो कि बालक को अवबोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बालक को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब जो प्रश्न करते हो वो प्रश्न क्या कहलाते हैं, अबोध प्रश्न, जो पाठा अंतर्गत मूल्यांकन होगा। बालकों को समझ में आ गया है या नहीं आ गया है, इसकी जांच के लिए हम पाठा उपरांत मूल्यांकन करते हैं, जिसमें हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होते हैं, जिसमें हमें लघुत्रात्मक या निबंधात्मक प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। फिर अपन ने बात शुरू की थी दोस्तों मूल्यांकन की विधियों की। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था कि मूल्यांकन की परिमाणात्मक विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो परिमाणात्मक विधियों की बात करें दोस्तों, परिमाणात्मक विधियों में अपन ने पढ़ा था कि 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। मौखिक परीक्षा का तात्पर्य ऐसी परीक्षा जिसमें पेपर पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता। इसकी डिटेल अब पढ़ेंगे अपन, डिटेल अब पढ़ेंगे एक एक वीडियो की, अभी मैंने केवल आपको बताया है। लिखित परीक्षा को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक बंद अंत और एक मुक्त अंत। बंद अंत में हम अपने विचारों की खुल करके अभिव्यक्ति दे सकते हैं, मुक्त अंत में अपन बंद अंत में विचारों की अभिव्यक्ति नहीं दे सकते हैं, मुक्त अंत में हम विचारों की अभिव्यक्ति दे सकते हैं। बंद अंत जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को फिर से हमने 2 भागों में बांट दिया, एक प्रत्यास्मरण पर आधारित, एक प्रत्याभिज्ञान पर आधारित। जिसमें केवल उत्तर की पहचान करनी हो वो प्रत्याभिज्ञान पर आधारित कहलाएंगे, जैसे हाँ या ना वाले, सत्य असत्य वाले, मिलान वाले, बहुविकल्पी वाले। प्रत्यास्मरण जिसका उत्तर देने के लिए मैं थोड़ा सा सोचना पड़ता हो, प्रत्यास्मरण वाले कहलाएंगे, जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति, इसके अंदर बढ़िया उदाहरण हो जाएगा। मुक्त अंत जिसमें हम विचारों को खुल करके अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न और कौन से आ जाएंगे आपके निबंधात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न की शब्द सीमा होती है 15 से 25, लघुत्रात्मक प्रश्नों की शब्द सीमा होती है 35 से 70 और निबंधात्मक प्रश्न जो है वो 100 शब्दों से आपके क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ये आपको याद रखना है। फिर आपको इसके संदर्भ में क्या याद रखना है दोस्तों, प्रायोगिक परीक्षा। ऐसे परीक्षाएं जो एक विशिष्ट वातावरण में, एक स्पेशल एनवायरमेंट के अंदर ली जाती है, जिसमें बालक स्वयं करके सीखता है, इस मूल्यांकन को हम प्रायोगिक परीक्षा कहते हैं, जिसकी डिटेल्स अपन पढ़ेंगे। फिर अपन ने पढ़ी थी दोस्तों गुणात्मक विधियां। कौन सी विधियां पढ़ी थी, गुणात्मक विधियां। मैंने कुछ गुणात्मक विधियों के नाम बताइए, गुणात्मक विधियां क्या होती है, किस विधि के अंदर क्या चीज होता है, ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे। कौन कौन सी पढ़ी थी, सबसे पहले एक अपन ने पढ़ी थी जांच सूची, एक रेटिंग स्केल, कोटि विधि, संचित अभिलेख, पोर्टफोलियो रिकॉर्ड, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख, घटनावृत्त, आत्म प्रतिवेदन, समाज मिति विधि, साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि, प्रश्नावली विधि, अभिवृत्ति मापनी, व्यक्ति इतिहास, या इसको अपन क्या कहेंगे, कर्म निर्धारण मापनी। ये आपके किसके अंतर्गत आ जाएगी दोस्तों, ये आपको याद रखनी। ये आपकी कौन सी विधि कहलाएगी, ये आपके कहलाएगी
गुणात्मक विधि है। तो आज की क्लास में हमने एक बेसिक मूल्यांकन को क्लियर किया है। कल से अपन वापस विधियां पढ़ेंगे, 1 या 1.5 क्लास में आपकी विधियां, मान लो 1 क्लास में के अंदर मैं आपकी विधियां कंप्लीट करवा दूंगा। यह मूल्यांकन है आपका। इससे अधिक आपको मूल्यांकन के बारे में कुछ भी याद नहीं रखना है। एकदम सटीक, सरल और संपूर्ण जिसे अपन कहेंगे वो ये है। इससे बाहर कुछ नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। मैं दावा कह रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं है। शिक्षण विधियां दे रखी है, आपके मूल्यांकन की विधियां दे रखी है। आप जो भी लेवल वाले हो, सब लेवल के अंदर आपके ये चीज कॉमन होगी। चाहे भाषा शिक्षण हो, चाहे आपके सामाजिक हो, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे पर्यावरण, जिसमें भी आपके शिक्षण विधियां आती है उसमें मूल्यांकन की केवल विधियां पढ़नी है, जिसका सामान्य परिचय मैंने आज आपको करवा दिया है। कल की क्लास में अपन विधियां, एक एक विधि को डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड बाय।